हाय गाइस, आई एम समर सुहानी एंड वेलकम टू फ्रूटफुल क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 विच इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। नाम क्या है इसका? नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। सो इंटरेस्टिंग, फ्रेंड एंड फो ऑल्सो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त और फो का मतलब होता है दुश्मन। बेसिकली इस चैप्टर में हमें करना क्या है? हमें ये करना है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें हमें दोस्त के नज़रिए से देखना है और दुश्मन के नज़रिए से भी देखना है, कैसे वो हमारे दोस्त हैं और कैसे दुश्मन। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। हमने बहुत तरीके के एनिमल्स और प्लांट्स देखे हैं, बेशक देखे हैं। हमने ज़ू में बहुत सारे एनिमल्स देखे हैं, ऐसे जंगलों में या फिर कुछ एरियाज़ होते हैं जो खाली होते हैं, प्लांट्स उग जाते हैं, तो कई तरीके के प्लांट्स भी देखे हमने। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग हैं, वो नॉन लिविंग नहीं है, हमारे आसपास, हम उन्हें नहीं देख पाते। क्यों? हमारी आंखें ख़राब हैं? नहीं, हमारी आंखें ख़राब नहीं हैं, वो बहुत ही छोटे होते हैं। उन्हें कहा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स। अब जैसे एग्जांपल लो, बरसात का मौसम है, बारिश हो रही है, हम ब्रेड खाने के लिए ब्रेड खरीद के लाए और एक ब्रेड छूट गया। अब 2-3 दिन बाद जब आप उसको गलती से आपकी उस पर नज़र पड़ी तो आप देखोगे तो ख़राब हो गया यार। कभी कभार आप नहीं देखते हो, खा लेते हो तो पता चलता है ये तो सड़ा हुआ था। तो उसमें एक ग्रेइश वाइट सरफेस आ जाता है एंड जब हम उसे मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे ब्लैक कलर के वो दिखेंगे, हमें टाइनी पैचेस दिखेंगे। ठीक है, अब बताओ ये कहाँ से आए? खुद से आ गए क्या? नहीं, खुद से नहीं आए, ये पहले से थे। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक विच इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो अब इतना नाम आया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स, तो इनका मतलब क्या है? अब इनके बारे में पढ़ना है तो पहले जानते हैं ये हैं कौन, इनसे थोड़ा परिचय कर लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते। वी कांट सी देम विद आवर अनएडेड आइज। अब अनएडेड का मतलब क्या है? जिन लोगों के स्पेक्स होते हैं, जो लोग चश्मा पहनते हैं, उन्हें भी नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते? क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। अब इसमें अनएडेड आई का मतलब ये नहीं है कि आप चश्मा पहन लो आपको दिख जाएगा, आपको माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ेगा, इसीलिए तो नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था फंगस का, जो ग्रेइश सरफेस उग रही थी उस पर, ब्रेड पे, तो वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। वो खुद से नहीं आ गए, हवा में मौजूद हैं वो, इसलिए वो आ गए। ठीक है, तो अब इन्हें 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। मेजर ग्रुप्स हैं ये, लाइक द नेम ऑफ द 4 मेजर ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड अलगी। अब देखो, एक और नाम हमें पढ़ने को मिला है विच इज़ वायरसेस। अभी तो बहुत वायरस सुना है यार, ये कोविड का, कोरोना वायरस। तो अब ये वायरस क्या है अब पढ़ लेते हैं। इन्हें भी हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग हैं। कैसे अलग हैं? क्योंकि इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग हैं। ये सिर्फ एक होस्ट के बॉडी के अंदर ही रह सकते हैं। हमने पढ़ा है, हमने पढ़ा भी है, हमने देखा भी है और सुना भी है आजकल की जो कोरोना वायरस होता है वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। आप 24 घंटे जितने भी, अगर 2-3 दिन आपने ऐसे छोड़ दिया तो मर जाएगा। क्यों मरेगा? क्योंकि उसे एक होस्ट की ज़रूरत है, एक होस्ट की ज़रूरत है जो उसे खाना दे पाए, जो उसे शेल्टर दे पाए। दैट्स वाई उसे माइक्रोस्कोप से भी देखते हैं। फिर उसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसलिए नहीं कहते क्योंकि वो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो फॉलो नहीं करता कि वो कहीं भी आ जाए। ठीक है, उसको एक होस्ट बहुत ज़रूरी है, चाहिए ही चाहिए। अब क्या है कि 4 जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी। मतलब यार कितना भी हार्शी हो, कितना भी हार्श क्लाइमेट क्यों ना हो, एकदम मैशी लैंड से लेकर ड्राई लैंड तक, देन कोल्ड से हॉट लैंड तक, मतलब हर जगह रह सकते हैं। अब देखो कुछ डिजीज़ेस हैं, नाम पढ़ते हैं ज़रा। कॉमन फ्लू क्या है? कॉमन फ्लू नहीं है वो, कॉमन कोल्ड है। इन्फ्लुएंजा, फ्लू हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में। तो ये जो कफ है ये सब किससे होता है? वायरसेस से होता है। जैसे सीरियस डिजीजेज होती हैं लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स, ये भी वायरस से होता है। अब जो डिजेंट्री है,
और मलेरिया है, ये सब प्रोटोजोआ से होता है, बल्कि जो टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस है ये बैक्टीरियल डिजीजेज है। हमने कुछ के बारे में पढ़ा है 6th और 7th क्लास में। तो अब देखो यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ दिए गए हैं बैक्टीरिया और इन सारी चीज़ों के, तो इन्हें एक बार देख लेना है। एंड उसके बाद आता है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। अब इनका क्या अलग से घर बना रहता है, जैसे हमारे पेट डॉग्स का घर होता है ब्यूटीफुल सा छोटा सा, तो अब ये तो दिखते ही नहीं है, इनका घर क्या बनाए हम, तो इसलिए ये हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे ही घर में रहते हैं और हम इनसे रेंट भी नहीं लेते, दिखते तो लेते ही। एंड जस्ट जोकिंग, जस्ट सी कि ये हमारे साथ ही रहते हैं, ये एयर में मौजूद हैं, ज़मीन में मौजूद है, हर जगह है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसा कि मैंने बताया वो किसी भी क्लाइमेट में रह लेते हैं। तो अब देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, कुछ बेनिफिशियल हैं और कुछ हार्मफुल भी। तो अब हम उनमें से कुछ के बारे में मीन्स कुछ ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे अब डिटेल में। तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देयर आर सो मैनी फ्रेंडली ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब ये बहुत सारे पर्पसेस से यूज़ होते हैं, ये जो माइक्रोब्स हैं, प्रिपरेशन ऑफ कर्ड के लिए भी, ब्रेड और केक बनाने के लिए भी। अब वो हमारे एनवायरनमेंट को भी क्लीन करते हैं। वाह, जो एग्जाम्पल है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट्स होते हैं, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, वेस्टेज एक्सेट्रा, उनको वो हार्मलेस पीसेस में ब्रेक कर देते हैं और जिस वजह से हमारा एनवायरनमेंट भी क्लीन हो जाता है। अब बैक्टीरिया जो है वो मेडिसिन बनाने के लिए भी यूज़ होता है और हमारे फार्मर्स के लिए भी ये अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये सॉइल फर्टिलिटी भी बढ़ाता है। यस। अब देखो कि अब मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, अब कर्ड और ब्रेड बनता कैसे है। कर्ड में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। एक बार देख लो आप उसको माइक्रोस्कोप से, एक बार दही को देख लिया ना आपने, आप खाना छोड़ दोगे, गारंटी के साथ बोलती हूँ। इसे ट्राई मत करना वरना फिर दही नहीं खा पाओगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे लैक्टोबैसिलस होते हैं, इतने सारे बैक्टीरिया होते हैं ना, आप देखोगे तो आपको चक्कर आ जाएंगे। जैसे हम इतने शौक से खाते हैं, उसमें इतने सारे बैक्टीरियाज हैं, माइक्रोस्कोप हैं, तो क्या खाने में अच्छा लगेगा देखने के बाद? नहीं लगेगा। अब ये क्या है, जो ये लैक्टोबैसिलस है बैक्टीरियम, ये हम लोग दूध में डाल देते हैं। दूध में ऐसे नहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाल देते हैं, थोड़ा सा दही होता है उसको फिर उसमें डालते हैं, तो फिर वो जो ग्रोथ होता है माइक्रोस्कोप का, वो माइक्रोस्कोपिक एंड ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका, वो बहुत तेज़ होता है, वो बहुत रैपिडली ग्रो करते हैं, जिस वजह से दही का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग ब्रेड, भटूरा, इडली, इन सब के डो में से यूज़ क्यों करते हैं? ताकि जो इडली है वो बहुत अच्छे से फूली हुई बने, एंड भटूरास भी हैं वो थोड़ा रेज कर देते हैं इन सारी चीज़ों को, इसलिए माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे ये मत समझना कि जो लोग दिमाग का दही बनाते हैं वो लोग लैक्टोबैसिलस ऑर्गेनिज्म से नहीं, वो लैक्टोबैसिलस नहीं बोलेंगे उन्हें। सो जोक्स असाइड, अब देखते हैं कि भटूरा में हम लोग लैक्टोबैसिलस नहीं डालते हैं दही से भी ये थोड़ा फूलता है, बट ज़्यादातर जो यूज़ होता है इंडस्ट्रियल, वो यीस्ट है, क्योंकि यीस्ट में क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो करता है, जिस वजह से जो हमारा मैदा है या फिर जो भी हम लोग डो बना रहे हैं उसका जो डो है वो बहुत जल्दी ऐसे फूल जाता है, जिस वजह से उसका टेस्ट भी बहुत यमी आता है। अब देखते हैं कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये जो माइक्रोब्स हैं ये पैसे भी कमवा लेते हैं हमसे। कैसे? अब जो विनेगर है, वाइन है, एसिटिक एसिड है, अल्कोहल है, ये सारी चीज़ें बनती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से। अब देखो अल्कोहल कैसे बनता है। इसमें क्या होता है कि जो ग्रेप्स होते हैं, हम लोग जानते हैं कि ग्रेप्स को फर्मेंट करके सड़ा के बनाया जाता है। तो अब हमने लिया, क्या ऐसे ही थोड़ा ना रख दिया तो वाइन बन गई या अल्कोहल बन गया, नहीं, उसमें शुगर और यीस्ट डालते हैं, जिस वजह से उसका प्रोडक्शन इतना रैपिड होता है। एंड देन इस वजह से जो ग्रेप्स हैं उससे बन जाता है अल्कोहल या फिर वाइन,
ठीक है। तो इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोलते हैं। अब अगर मैंने फर्मेंटेशन का हिंदी में पता है क्या बोलते हैं फर्मेंटेशन को? अब तो बहुत स्टाइल से हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन कर रहे हैं, तो बेसिकली फर्मेंटेशन को हिंदी में सड़ाना बोलते हैं। अब ये तो अच्छा नहीं लगेगा ना कि हम लोग भटूरे के डो को सड़ा रहे हैं, इसलिए बोल दिया जाता है फर्मेंटेशन कर रहे हैं। तो अब देखो ये जो फर्मेंटेशन है ये लॉइस पास्चर ने डिस्कवर किया था, ठीक है। अब आजा मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वाह, हमारे लिए ये लोग इतना सारा काम करते हैं यार, हम क्या करते हैं? कुछ नहीं। ये हमारे लिए मेडिसिन्स भी बनाते हैं। कैसे? ये नहीं बनाते लेकिन इनकी वजह से बनता है। लाइक एंटीबायोटिक्स, हमें बहुत बार सुना है यार एंटीबायोटिक ले लो, फीवर है एंटीबायोटिक, कुछ भी हुआ एंटीबायोटिक। तो अब ये एंटीबायोटिक बनते कैसे हैं? एंटीबायोटिक बनते हैं डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। अब ये लोग इन लोगों की डेथ भी हो जाती है तो भी ये लोग हमारी हेल्प करते हैं। तो जिस वजह से हम लोग ये जो एंटीबायोटिक से खाते हैं और हमारी बीमारी ठीक हो जाती है। अब ये जो एंटीबायोटिक्स है इसके लिए भी एक कॉशन है। अब ये कॉशन क्या है? हर चीज़ में एक कॉशन होता है, तो इसमें भी एक कॉशन है कि हमें रोज़ रोज़ मतलब आपको थोड़ा सा भी कुछ हो, आपने एंटीबायोटिक ले लिया, फिर थोड़ा सा आपको कुछ अजीब सा लग रहा है, फिर आपने एंटीबायोटिक ले लिया, तो इस वजह से क्या होता है कि जब आपको उसकी रियल में ज़रूरत होगी तो ये काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप हैबिचुअल हो जाओगे उसके साथ। तो इसीलिए जब आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तभी आप एंटीबायोटिक लो, वरना मत लो। वरना फिर जब आपको इसकी रियल में बहुत इम्पोर्टेंस पता चलेगी, जब आप बीमार पड़ जाओगे या फिर किसी को कुछ हो गया, मतलब बाई चांस कुछ ज़्यादा सीरियस कुछ हो गया, सो अब डॉक्टर ने वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, वो एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब किया, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए वो हैबिचुअल है, अब उससे कुछ नहीं हो रहा हमें। अब देखो वैक्सीन भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। यस। अब देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हमारी बॉडी में घुस जाते हैं, क्या लेकर? डिजीज़ लेकर। तो जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। कैसे प्रोड्यूस करती है? क्योंकि उसे लड़ना है, हमारे लिए लड़ना है ताकि हमें कुछ ना हो। तो बॉडी में एक बार जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया, उसके बाद जब वो ख़त्म हो गया, उसके बाद फिर से आपको वही डिज़ीज़ हुई है, तो फिर आपकी बॉडी को याद रहेगा उससे लड़ना कैसे है। इसलिए जब आपको वो थोड़ा वीक हो या फिर ज़्यादा मजबूत होगा, ज़्यादा हार्ड होगा, तो वो हमें डिज़ीज़ हो जाएगी। बट अगर वो ज़्यादा वीक हुआ तो हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारी बॉडी को लड़ना आता है। तो अब ये जो वैक्सीन है स्मॉल पॉक्स की, वो ढूंढी गई थी, एडवर्ड जेनर ने ढूंढा था 1798 में। हम जब छोटे थे यार, हमें कितने इंजेक्शन लगे हम भी जानते हैं। कभी पोलियो का इंजेक्शन, कभी इस चीज़ का वैक्सीन, हर चीज़ की वैक्सीनेशन होती थी, ठीक है। अब तो फिर ये वैक्सीनेशन होती क्यों थी? हमें बचपन में इसलिए वैक्सीनेशन लग जाती थी ताकि जब हमें ये डिज़ीज़ होने वाली हो तो बॉडी को मतलब बॉडी को लड़ना आए, और जिस वजह से हाँ वो ठीक हो जाए। अब ये तो बात आ गई कि बॉडी ने ये सब बनाया एंटीबॉडीज़। अब ये एंटीबॉडीज़ साइंटिस्ट हमारे इतने एडवांस्ड हैं, वो वैक्सीन बना लेते हैं इससे। कैसे? देखते कौन सी एंटीबॉडी कैसे काम कर रही है, एंड देन वो उससे वैक्सीन बना ही लेते हैं। अब इसीलिए कहा जाता है, हमने बहुत बार देखा टीवी और न्यूज़पेपर में बहुत ऐड आता है कि पोलियो का ये ले लो, पोलियो की जो वैक्सीनेशन है वो ज़रूरी है, इसकी वैक्सीनेशन, उसकी वैक्सीनेशन। तो इस वजह से वर्ल्ड वाइड कैंपेन चल रहा है, ठीक है। अब आजकल क्या हो रहा है कि वैक्सीन बहुत ही लार्ज स्केल पे बन रही है। अब आते हैं इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। अब ये सॉइल फर्टिलिटी कैसे बढ़ाता है भाई? अब कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं कि वो कर सकते हैं डायरेक्ट हवा से, आपने एयर से लिया नाइट्रोजन और उसे फिक्स कर दिया ताकि प्लांट्स उसे यूज़ कर सके, ठीक। तो अब जैसे कि लेज्यूमिस होते हैं, लेज्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, उसके रूट में जो न्यू नोड्यूल्स होते हैं उसमें राइजोबियम या फिर कोई भी ऐसा बैक्टीरिया रहता है जो नाइट्रोजन को डायरेक्टली फिक्स कर दे। तो इसीलिए हम लोग इन सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स।
अब नेक्स्ट टॉपिक है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। अब ये एनवायरनमेंट कैसे क्लीन करता है भाई? अब जो बूझो और पहेली हैं वो लोग, जैसा हर चैप्टर की यही कहानी है, बूझो और पहेली तो ज़रूर आएंगे। वो लोग, उन लोगों ने क्या किया, उनको बनाना है, स्कूल गार्डनर जो था वो बना रहा था मैन्योर। तो उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ प्लांट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट सबके पील्स जो है वो इकट्ठा किए नियर बाई जो हाउसेस होंगे और गार्डन्स होंगे वहाँ से। अब उन्होंने एक पिट में उसको रख दिया, एक गड्ढा बना दिया या फिर एक डब्बे में बड़ा सा बॉक्स लिया, उसमें रख दिया और उसको डिस्पोज होने के लिए छोड़ दिया। जब वो डिकम्पोज हुआ और कन्वर्ट हो गया मैन्योर में, तो बूझो और पहेली जानना चाहते थे ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो ये सब बायोडिग्रेडेबल हैं। बायोडिग्रेडेबल मतलब जो आसानी से डिकम्पोज हो जाए। तो ये जो, अब ये नहीं है ये खुद से हो गए, हमारे जैसा मैंने बताया हर जगह माइक्रोब्स हैं, तो इस वजह से इन माइक्रोब्स ने ही किया, ये सब भी इन्हीं ने किया। इन्हीं ने इसे थोड़ा थोड़ा करके इसे अपना फूड बनाया और खाते गए, और उनका जो वेस्ट है वो मैन्योर के फॉर्म में निकला। एंड वी नो हाउ मच मैन्योर इज़ इम्पॉर्टेंट। मैन्योर नेचुरल भी है और सॉइल फर्टिलिटी भी बढ़ाता है, और इस वजह से वो एनवायरनमेंट भी क्लीन कर रहे हैं। ये जो वेस्ट था वो मैन्योर बन गया, और जिस वजह से उन्हें कोई काम नहीं पड़ा कि ऐसा करना है वैसा करना है, जिस वजह से क्लीन भी हो गया एनवायरनमेंट। क्योंकि वो वेस्ट ऐसे ही पड़े रहते कहीं पे, तो फिर वो डिकम्पोज जल्दी होते नहीं हैं, एंड ऐसे वो यूज़ में भी आ गए। अब आते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इतनी तारीफ कर दी, अब थोड़ी बुराई भी करनी पड़ेगी। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल भी होते हैं कई तरीक़ों से। ये डिजीज़, बीमारियां फैलाते हैं ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स और एनिमल्स में। जैसे सच डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बीमारियां फैलाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं पैथोजेंस। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं, हमारे कपड़ों को, हमारे लेदर को। तो इसी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वी विल सी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन। अब हमारे बॉडी में ये जो पैथोजेंस हैं, ये हम जो एयर ब्रीथ करते हैं उससे, वाटर जो हम लोग पीते हैं, जो पानी पीते हैं उससे, जो खाना खाते हैं उससे, ये सारे जो पैथोजेंस हैं हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। ठीक है। और कुछ पैथोजेंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली कांटेक्ट में आए आप एक इंसान के, तो उससे हो जाते हैं। जैसे कि अभी कोरोना वायरस, मैं वायरस को कंसीडर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आप अगर किसी कोविड के जो इन्फेक्टेड पर्सन हैं उसके कांटेक्ट में आ गए, तो इट इज़ पॉसिबल दैट आपको भी कोविड हो जाए। तो इसलिए ये भी डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से होता है। अब इन्हें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एयर से, वाटर, फूड या फिर फिज़िकल कांटेक्ट से इन्फेक्ट होते हैं, मतलब उससे ही फैलते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़। और एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज़ेज़ इंक्लूड कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल यहाँ पे भी आ गया बुक में कि जब एक इंसान जिसको कोल्ड है वो छींकता है, तो उसके जो उस वजह से जो ड्रॉपलेट्स होते हैं एकदम छोटे छोटे, जो आपकी बॉडी में फिर एंटर कर जाते हैं, जिस वजह से आपको भी कोल्ड होने की जो संभावना है, कोल्ड होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। अब ये जो वायरसेस हैं ये हमारी बॉडी में सिर्फ सांस लेने या फिर इस वजह से नहीं घुसते। कुछ एनिमल्स या फिर इंसेक्ट जो इसे कैरी करते हैं और हमारे अंदर ले आते हैं, उसे हम लोग कैरियर्स बोलते हैं। ठीक है। हाउस फ्लाई मतलब जो मक्खी होती है ना, वो मेन है इसकी एग्जांपल। हमें मम्मी बहुत बोलती है कि यार बाहर का मत खाओ। जो हॉकर्स आते हैं, जो ढाबे का खाना होता है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो खुला रहता है। अब जो हाउस फ्लाई है, मक्खी है, वो पहले सबसे ख़राब जगह, जो सबसे गंदी जगह होगी, लाइक ह्यूमन एक्सक्रेटा या फिर जो नाली खुली रहती है उस पर बैठ के फिर आपके खाने पे आएगी, तो फिर बीमारियां फैलेंगी इस वजह से, क्योंकि वो कैरियर है। जो पैथोजेंस वहाँ पे थे वो उन्हें कैरी करके ले आए खाने पे। अब मच्छर बहुत परेशान है यार मच्छर से।
ये जो मॉस्किटो है ये भी कैरियर है। अब हमें मलेरिया होता है, वो किस वजह से? पैथोजेंस की वजह से। उसमें भी पैथोजेंस होते हैं और ये प्रोटोजोआ के कैटेगरी में आता है। तो जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो होती है वो होती है कैरियर किस चीज़ की? मलेरिया की। और ये कहाँ पे ब्रीड होता है? हमें बहुत बार बोला गया वाटर जमा मत करो, पानी जमा मत करो, क्योंकि ये जो मच्छर होते हैं वो वहीं पे ब्रीड करते हैं। इसलिए हमें कहीं भी वाटर जमा नहीं रखना चाहिए, जैसे कि कूलर्स में, टायर्स में, फ्लावर पॉट में या फिर कई जगह और। अब ये हमने मलेरिया का देख लिया। अब डेंगू किस मॉस्किटो से होता है? वो फीमेल एडीज मॉस्किटो की वजह से होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, इसे आप पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। हम तो जानते हैं एनिमल्स के भी डॉक्टर होते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें भी बीमारियां होती हैं। जैसे कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, जो कुछ डिजीजेस होते हैं वो सिर्फ ह्यूमन या हुई जो ह्यूमन्स हैं उनको नहीं होते, प्लांट्स और एनिमल्स को भी हो जाते हैं। जैसे कि एंथ्रैक्स बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है ह्यूमन और कैटल के लिए, और ये एक बैक्टीरिया से होती है, बैक्टीरियम होता है उससे। अब देखो, जो बैसिलस एथ्रेसिस है, जो डिस्कवर किया गया है रॉबर्ट कोच ने 1876 में। अब इन्होंने ये किया इस वजह से एंथ्रैक्स डिजीज़ जो है वो आई। ठीक है, इन्होंने ही डिस्कवर किया था ये डिजीज़। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इन प्लांट्स। अब जैसे कि एनिमल्स को बीमारियां होती हैं, प्लांट्स को भी हो जाती हैं, जैसे कि वीट, राइस, पोटैटो, शुगरकेन, इन सारी के जो क्या बोलते हैं क्रॉप्स हैं, वो उनको भी बीमारी हो जाती हैं। उनको ऐसी बीमारी नहीं होती, बट क्या होता है कि अगर उन्हें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से उन्हें थोड़ी सी उन्हें डिजीज़ हो गई, तो फिर उसकी जो क्रॉप है उस पर्टिकुलर प्लांट की जो क्रॉप है, लाइक वीट या फिर राइस की, तो फिर वो कम उगेगी, बहुत कम उगेगी। ठीक है, और इसीलिए हम लोग केमिकल्स यूज़ करते हैं माइक्रोब्स को किल करने। अब आ जाओ फूड पॉइजनिंग पे। फूड पॉइजनिंग क्या है यार? सबको कभी ना कभी तो ज़रूर हुआ होगा फूड पॉइजनिंग। लाइक आपने कुछ सड़ा हुआ खा लिया, मतलब पता नहीं रहता, हम जानबूझ के ना मम्मी हमें सड़ा हुआ देगी ना हम खुद खाएंगे। जैसे वंस एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ, आई थिंक इट्स ट्रू और नॉट। अब आप किसी होटल में गए, आपने ऑर्डर किया कि नहीं आज तो हम यही खाएंगे, और वो आया। अब आप खाने में आपको उसको खट्टा लग रहा है, आपने फर्स्ट टाइम वो डिश ट्राई की, पर आपको लगा नहीं ऐसा ही टेस्ट होता होगा, तो आपने उसको खा लिया। बाद में आपको वेटर आके बोलेगा कि मैम या फिर सर ये डिश थोड़ी सड़ी हुई थी, इसमें ये ख़राब हो गई थी, इट वॉज स्पॉइल्ड। तो फिर आपका रिएक्शन जो रहेगा वो बहुत ख़राब रहेगा। एंड इसके बाद इफ़ आपको फूड पॉइजनिंग हो गया है ना, बहुत परेशान रहोगे, आप हर समय वॉशरूम ही जाओगे, क्योंकि फूड पॉइजनिंग बहुत ख़तरनाक होती है। एंड नाउ कभी कभार हमें हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है, दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, और ये भी ये जो फूड पॉइजनिंग हमें होती है वो ख़राब खाने की वजह से होती है, और खाना खुद तो ख़राब होगा नहीं, वो भी ख़राब होता है माइक्रोब्स की वजह से। अब फूड ख़राब होता है तो उसे प्रिजर्व करने के कुछ तो मेथड्स होंगे। तो हम लोग कुक्ड फूड को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? पहले देखो केमिकल मेथड्स क्या। अब सॉल्ट्स, एडिबल ऑयल या फिर जो कॉमन केमिकल्स होते हैं जो जनरली यूज़ होते हैं ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो स्पॉइल करते हैं खाने को, उसको चेक करने के लिए, तो इसीलिए इसे कहते हैं प्रिजर्वेटिव्स। हम लोग सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबिसियोसल्फाइड, ठीक है, ये सारे कॉमन प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। बड़ी हार्ड नाम है यार। अब देखते हैं प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। अब कॉमन सॉल्ट से कैसे करें? जैसे कि जो मीट होते हैं, फिश होते हैं, उसे ड्राई सॉल्ट से उसको ड्राई सॉल्ट में सब मिक्स करके रख देते ताकि वो ख़राब ना हो।
हम लोग इसे आंवला या फिर जो रॉ मैंगोस टैमरिंड होते हैं, इन सारी चीज़ों को भी प्रिजर्व करने के लिए सॉल्ट यूज़ करते हैं। अब प्रिजर्वेशन वाइज शुगर, जैम्स, जेली, स्क्वैशेस, इनमें तो हम सब नमक डाल नहीं सकते, तो क्या डालेंगे, शुगर डालेंगे। ये भी चेक करता है कि ये जो बैक्टीरिया है वो स्पॉइल ना करे खाने को। अब प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, हम लोग ऑयल को यूज़ करते हैं कहाँ पे, पिकल्स में यूज़ करते हैं, राइट। और हम लोग कभी कभार वो विनेगर भी यूज़ करते हैं। विनेगर इज़ मोस्ट यूज्ड इन होटल्स एंड नाउ डेज इन आवर हाउसेज ऑल्सो। अब हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, ये तो बेस्ट है। अब जो हम लोगों ने दूध लिया, हम लोग दूध को हमेशा बॉईल करते रहते हैं, क्यों, ताकि वो ख़राब ना हो जाए। तो एक पहेली है, उस पहेली की बात नहीं करी कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो फटती है तो आवाज़ नहीं करती, दूध। और फटती किस वजह से है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। और कुछ चीज़ें लाइक हम लोग सब्ज़ी भी फ्रिज में रख देते हैं, दूध भी कभी कभार फ्रिज में रख देते हैं, तो वो ख़राब नहीं होती, बिकॉज हम लोग कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं। अब देखो, हमने पेस्चराइज मिल्क पढ़ा है, कैसे पढ़ा, कहाँ पे पढ़ा नहीं है, मतलब देखा है। जो पैकेट वाला दूध है वो भी पेस्चराइज्ड होता है। क्या करते हैं पहले उसे, अब उसे 70 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं 15 to 30 सेकेंड्स के लिए, और सडनली उसे किसी चिल्ड एरिया में स्टोर कर देते हैं। और इस वजह से क्या है कि ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स रुक जाता है, और इस प्रोसेस को हम लोग पेस्चराइजेशन बोलते हैं। अब पढ़ते हैं स्टोरेज एंड पैकिंग, ये भी एक प्रिजर्वेटिव ही है। प्रिजर्वेशन इससे भी होता है, कैसे, और जब बिस्किट्स होते हैं उसे तो हम लोग ना फ्रिज में रखते हैं, ना उसे बॉईल करते हैं, ना उसमें तेल डालते हैं, कुछ नहीं डालते, एयर टाइट पैकेट में रखते हैं ना। तो इसीलिए स्टोरेज और पैकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ नाइट्रोजन फिक्सेशन पे। हमने, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उसमें राइजोबियम होता है रूट नोड्यूल्स में, और जिस वजह से वो बीन्स और पीज में भी होता है, एंड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फॉर्म करता है, जिस वजह से जो नाइट्रोजन गैस है वो डायरेक्टली एयर से वो प्लांट्स के यूज़ में ला देता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं नाइट्रोजन साइकिल। हमने पढ़ा है सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है एयर में, नाइट्रोजन। और हमारे एटमॉस्फेयर जो है उसमें 78% नाइट्रोजन गैस है, और नाइट्रोजन गैस बहुत ही एसेंशियल है। तो अब हम जानते हैं कि कोई भी गैस अगर कम हो गई तो एयर पॉल्यूशन हो जाएगा। तो नाइट्रोजन, अब जब राइजोबियम प्लांट एयर से लेता है तो फिर ये तो ऐसा हो गया कि लिया और दिया ही नहीं, तो फिर तो नाइट्रोजन कम हो जाएगा, देन ऑक्सीजन या फिर कोई और गैस बढ़ जाएगी, जिस वजह से एयर पॉल्यूशन हो जाएगा, एंड हमें दिक्कत भी होगी। तो अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसने लिया वो तो राइजोबियम है। अब दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, जो एनिमल्स होते हैं उनके जो डेड रिमेन्स होते हैं उन्हें थोड़ा ऐसे अपना फूड बनाते हैं, उन्हें खाते हैं, जिस वजह से गैस रिलीज होती है नाइट्रोजन, और वो फिर हवा में चली जाती है। इट गोज इन द एयर, एंड दैट्स वाई जो नाइट्रोजन साइकिल है वो ऐसे ही चलता रहता है। सो द चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड, एंड आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आएगा होगा। थैंक यू।